चलिए, तो लास्ट क्लास में डी एंड एफ खत्म किए थे, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं पीवाईक्यू। देखो पहला क्वेश्चन फर्स्ट पेपर का, विच आर द फॉलोइंग फर्स्ट रो ट्रांजिशन लिमिट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयरन नहीं होगा, मैंगनीज होगा ना, अपन लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। एक बार देखो, हमारे पास तो वैल्यूज भी लिखी हुई है ना, याद नहीं करनी है, बट अपन ने इसका ट्रेंड तो लिखा है ना कि ये इसकी सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि वो ऑलरेडी Mn 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अपने 3d5 कंफिग्रेशन में है। हाँ स्टेबल मतलब 3d5 4s2 है ना, 3d5 4s2, दो लूज करेगा बन जाएगा Mn2 प्लस, सेकेंड आयनेशन थेरेपी हो गई। थर्ड के लिए यानी कि Mn3 प्लस बनने के लिए उसको अगला इलेक्ट्रॉन 3d5 से निकालना है, तो वो उसकी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, देखिए वैल्यूज देखेगा, पर एक्चुअली अपन ने शायद उसमें से फर्स्ट एंड सेकंड लिखा है, बस थर्ड भी लिखे, तीन आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखे हैं, तो देखो क्या वैल्यू है फिर, तो कितना है, वही है सबसे हाईएस्ट, है ना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, मैंगनीज। ठीक है, फिर अगला देखो, सेपरेशन ऑफ जेड आर एंड एच एफ इज डिफिकल्ट, ये हमको पता ही नहीं क्या है। हैफनियम एंड जिरकोनियम, ये दोनों हमारे लैंथेनॉइड्स हैं, सुन रहे हैं क्या, दे बोथ आर लैंथेनॉइड्स। इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा। अपन ने लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के 3 कॉन्सिक्वेंसेस लिखे थे ना, उसमें पहला कॉन्सिक्वेंस यही था कि प्रॉपर्टी सेम होने के कारण, या और पहले साइज सेम होने के कारण प्रॉपर्टी सेम है, प्रॉपर्टी सेम होने के कारण डिफिकल्टी इन सेपरेशन। ठीक है, तो रीजन क्या होगा इसका, ZR एंड HF हैव सिमिलर रेडियाई ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सही है ये भी, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना, ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Account for the following. The melting points of zinc, cadmium and Hg are low. Melting and boiling points. अब इसका रीजन देना है, क्या देंगे रीजन, मेल्टिंग पॉइंट को किससे रिलेट करोगे पहले ये बताइए, पहले समझो मेल्टिंग का मतलब क्या है। हिंदी पूछ नहीं रहा हूँ, मेल्टिंग का मतलब पिघलना, हिंदी अनुवाद ही मतलब कि एटम के जो बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है सॉलिड में, सॉलिड को ही मेल्ट करोगे ना, लिक्विड को तो मेल्ट नहीं करोगे, तो सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ना है ताकि वो लिक्विड बन सके। और ऐसा आप तब कर पाओगे जब इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट कम में काम हो जाएगा। और अगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगा, कहने का मतलब ज्यादा एनर्जी देने पर दो एटम अलग अलग हो रहे हैं, तो उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है। कम एनर्जी देने पर अगर दोनों एटम अलग अलग हो रहे हैं तो उनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम है। तो अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो जाहिर सी बात है इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो होगा, तभी ये कम मेल्टिंग पॉइंट में भी पिघल जा रहे हैं। क्लियर है ये, ठीक है, इसको लिख लेते हैं आंसर। क्वेश्चन ऐसे डालो आप लोग, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक CdHg आर लो। अच्छा, और एटमाइजेशन एंथैल्पी का कम होने का रीजन क्या है, हाँ हाँ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो रही है। ये देखिए हमारी जिंक कैडमियम Hg, ये तीनों आखिरी आखिरी के एलिमेंट हैं अपनी अपनी सीरीज के, 3D, एक 3D का, एक 4D का, एक 5D का है, तीनों अलग अलग सीरीज के हैं, पर तीनों आखिरी आखिरी के एलिमेंट्स हैं। तो आखिरी आखिरी में जाते जाते तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कम होने लगते हैं ना, मिडिल ऑफ द सीरीज में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, शुरू और आखिरी में तो कम ही होते हैं, शुरू में बढ़ते हैं आखिरी में कम होने लगते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक कैडमियम Hg आर लो, तो आंसर लिख लो, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ, लिख रहे हो, पार्थिवी क्लास 12th केमिस्ट्री है ये,
11th वाली ज्वाइन कर ली थी। 12th वालों को समझ में नहीं आ रहा है 12th में क्या हो रहा है, तो 11th वाली क्या समझती। अब मैं सोचा चली जाएगी, 5 मिनट हो गया अभी तक है, तो मैं बोला बोल देता हूँ। हाँ नहीं तो फिर 12th में क्यों आएगी, वो 11th में है ना भाई, अब क्या स्ट्रीम चेंज करेगी। वो अभी की 11th की फीस में 12th पढ़ रही थी एक्चुअली। अच्छा ऐसा। लिख लिया क्वेश्चन, आंसर लिखना है इसका, क्या लिखे। बिकॉज ऑफ द absence of unpaired electrons, because of the absence of unpaired electrons in their d orbitals, because of the absence of unpaired electrons in their d orbitals, resulting in weak bonding, resulting in weak bonding, resulting in weak bonding between the atoms, resulting in weak bonding between the atoms, and hence low enthalpy of atomization, and hence low enthalpy of atomization and hence कम है इसलिए तो वो ज्यादा पेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं। and hence lower enthalpy of atomization, therefore their boiling points are low, therefore their boiling points are low, therefore their boiling points are low। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, और अगर आप थोड़ा कॉपी पीछे पलटोगे तो हमने जब वो ई नॉट वैल्यूज वाले क्वेश्चन कर रहे थे 3 क्वेश्चन, उसमें एक ये भी था। पलट के पीछे देखो जल्दी से, एग्जैक्टली क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यही था क्या, एक बार बस वो देख लो। सेम क्वेश्चन था ऐसे ही, ऑफ द D4 स्पीशीज Cr2 plus is strongly reducing while Mn3 plus is strongly oxidizing। ये एजेंट की बात कर रहे हैं ना, कि Cr2 प्लस एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और Mn3 प्लस एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब ये है कि Cr2 प्लस रिड्यूस नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। ऑक्सीडाइज होकर के, ऑक्सीडाइज होना मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या करने वाला है, D3 बनने वाला है। अभी तो दोनों D4 है ना, Cr2 प्लस भी D4 है और Mn3 प्लस भी D4 है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये क्या बनेगा, D3 बनेगा, करेक्ट। तो D3 में वही C2G3 हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन Mn3 पॉजिटिव। ये अपन ने आंसर लिखा है उसने, एक बार रीड करोगे क्या आंसर लिखे, मिला कि नहीं पहले तो ये बताओ, सबसे बड़ी बात तो यही है। मिला। 3 क्वेश्चन किए थे उस दिन हम, है ना, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग वाले ही, उसमें एक ये था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ई नॉट वैल्यू ऑफ Cu2 प्लस Cu इज प्लस 0.34 वोल्ट। इसका रीजन भी हमने कहीं ना कहीं लिखा है, वो कहीं हमने नोट उसमें लिखा होगा, जो पॉइंट्स अपन लिख रहे थे ना ई नॉट वैल्यूज के, कि यहाँ 3 एनर्जी वो थे, 3 एनर्जी इन्वॉल्व थे ना, कौन कौन सी। ई नॉट वैल्यूज को डिटरमाइन कौन करेगा, 3 एनर्जी का समेशन लिया था हमने। पहला था हमारा एंथैल्पी ऑफ, आप हाइड्रेशन सबसे लास्ट वाला बोल रहे हो, सीक्वेंस में चलो याद रहेगी चीजें, कि सबसे पहले एटम गैसियस एटम में कन्वर्ट होगा, फिर वो गैसियस एटम गैसियस आयन में कन्वर्ट होगा, और फिर वो गैसियस आयन एक्वस आयन में कन्वर्ट होगा। ये 3 स्टेप ऐसी सीक्वेंस में होते हैं ना। तो पहला होगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, देन होगा एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, करेक्ट, और फिर हमारा आएगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जिसमें ये वाला एंथैल्पी नेगेटिव था, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ आयन इज मिक्स्ड विथ वाटर, एक्वस बन जाएगा। अभी तक गैसियस गैस से चला रहे थे, यहां सॉलिड था, सॉलिड से गैस बना, गैस से गैस बना, और एटम से आयन हो गया। इस प्रोसेस में क्या हुआ है, वो एटम से
आयन हुआ है, राइट। और ये प्रोसेस में क्या हुआ है, वो सॉलिड एटम से गैसियस एटम बना है। अरे हाँ या ना, कोई एटम अपन एम से डिनोट किए थे, पहले एस लिखे थे, सॉलिड से गैस के प्रोसेस को ही अपन ने क्या नाम दिया था, सब्लिमेशन। फिर इसी में आपने डेल आई एच प्रोवाइड किया, तो ये बन गया, अभी भी गैस है पर क्या बन चुका है अब, आयन। दो करोगे तो ये +2 आयन हो जाएगा, डेल आई एच वन डेल आई एच टू, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। और फिर आपने इसको वाटर से मिक्स किया तो सम एनर्जी इज रिलीज एंड दैट एनर्जी इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और अब ये बन जाएगा क्या, एक्वस। तो ये 3 स्टेप में चीजें हो रही हैं, इसमें ये एनर्जी नेगेटिव है। अब आपको पता है कि ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं, है ना। अब ये इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज अनेबल टू बैलेंस इट, ये हमने लिखा है एक पॉइंट में। तो इसका आंसर भी आपके पास है, कॉपी में ढूंढो पहले एक जगह, वरना लिखवाना पड़ेगा मेरे को। मिल गया, कहाँ पे मिला, कौन सा पॉइंट है बता दे, बाकी लोग को भी देखने में आसानी होगी थोड़ा। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो तो मैं ही बता चुका हूँ, पॉइंट नंबर बता देना कि ये पॉइंट में है सर। हाँ यही मिला। हाँ, कॉपर एज अ, देखो समझ में आ रहा है तो क्या लिखा है, नहीं पर चेक तेरे को नहीं करना ना, कॉपी बोर्ड में जो तू लिख के आएगा ना, वो तेरे को चेक नहीं करना है, किसको चेक करना है, सामने वाले को। तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए ना, ऐसे लिखना है, ठीक है। कॉपी में तो तू ऐसे लिख ले जो तेरे को समझ में आए, बट बोर्ड में तो ऐसे लिखना पड़ेगा जो सामने वाले को समझ में आए, ठीक है। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये प्रॉपर्टी लिखी है कि नहीं, KMnO4 की एक बार चेक करो ना। KMnO4 हमने जहां लिखा है, K2Cr2O7 पहले लिखे थे, उसके बाद KMn, ये और पीछे जाना पड़ेगा आपको ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने बाद में पढ़ा था। KMnO4 की प्रॉपर्टी लिखी है क्या, कि जब उसको हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 3 चीजें लिखे होंगे शायद, K2MnO4, MnO2 एंड O2, बस यही रिएक्शन। और ये आपको पता है क्या होने वाला है यहाँ पर, आयनिक रिएक्शन, आयोडाइड है, किसमें कन्वर्ट होगा ये, आप बताओ। आयोडाइड तो पहले से, तो आयोडीन ही बनेगा ना भाई, नहीं। अरे यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है, इधर I2 बनेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना ही तो ऑक्सीडेशन होता है ना। बाकी आपको क्या बनाना, आपको पता, ये हमने लिखा है कॉपी में, ढूंढो वाला रिएक्शन मिल रहा है क्या। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ही पढ़े अपन, KMnO4 को हमने तीनों मीडियम में पढ़ा है, एसिडिक, बेसिक एज वेल एज न्यूट्रल। मिला ये वाला, क्या लिखा हेडिंग हमने, कि कन्वर्टिंग आयोडाइड टू आयोडीन। पोटेशियम लिए हैं अपन, पर उसके बाद मैंने आपको आयनिक रिएक्शन भी लिखवाया है, ठीक है। हाँ, क्या बनेगा यहाँ पर, 2Cr, हाँ ये 2 क्रोमियम है तो 2Cr3+ बनना चाहिए। ये 6 I नेगेटिव है तो क्या बनना चाहिए यहाँ पे, 3I2, तब तो 6 हो गए ना। और हाँ, 14 हाइड्रोजन आयन है तो 7 H2O होना ही चाहिए। तो आपको यहाँ बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है, कि लेफ्ट साइड के तो बैलेंस भी दिया हुआ है पहले से, है ना। अगर लेफ्ट साइड का इक्वेशन एग्जाम में लिखा हुआ है, पेपर में लिखा हुआ है, मतलब वो बैलेंस दिए, तो उसके हिसाब से यहाँ बैलेंस कर दो। यहाँ 3 क्यों आया, समझ गया ना, क्योंकि यहाँ पे 6 आयोडाइड आयन थे, 6 आयोडाइड आयन आयोडीन एटम में कन्वर्ट होंगे, ये ऐड होकर के मॉलिक्यूल बना लेंगे 3I2। अरे हाँ है ना, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि इसके क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसी पेपर का है क्या, 33, 33 का A पार्ट था ये, ओके, ये B पार्ट है। कैसा पेपर है ये? वही मैं देख रहा था उसके, क्योंकि ये तो खुद अपने आप में 5 नंबर का होगा ना। हाँ ये तो लिखा है, हाँ वो और में है, हाँ और में। चलिए पढ़ो। आउट ऑफ Cu2Cl2, CuCl2 विच इज मोर स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन इन Y। आपको Cu2 पॉजिटिव ढूंढना है, Cu2 पॉजिटिव कौन है उनमें, CuCl2, है ना। और उसका रीजन अपन वो उससे भी लिख सकते हैं ना, E0 की वैल्यू से। इसी का तो एग्जांपल लिखे थे,
अगर आपको वैल्यू याद हो तो एक में 0.34 था वोल्ट और एक में 0.52 था। हमने लिखा था ना कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है वो जल्दी रेड्यूस हो जाएगा, और अगर वो जल्दी रेड्यूस हो रहा है मतलब वो स्टेबल नहीं है अपने सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, हो जाएगा ये। एक बार ढूंढ लो ना कहाँ लिखे, कॉपी नहीं लाया, लेके आना चाहिए ना, मैं बता आपको अपन ये इसके करने वाले हैं। इसके आंसर अपन दो टाइप से लिखे हैं, मिला कि नहीं? एक तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, और एक ऐसा कुछ लिखे हैं कि Cu1+ जो है वो पानी में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर देता है, कन्वर्टिंग इनटू Cu एंड Cu2+। Cu+ से Cu बनने के लिए क्या करेगा वो? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी कि रिडक्शन, एंड Cu+ से Cu2+ बनने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी कि ऑक्सीडेशन। ये भी लिख सकते हैं रीजन कि इन एक्वस आयन copper 1+ ion, or in aqueous solution copper 1 ion undergoes disproportionation reaction resulting into the formation of copper atom and Cu2+ ion। ये भी रीजन हो सकता है। और दूसरा, दोनों का आप ई नॉट वैल्यू भी कंपेयर कर सकते हो कि Cu2+ से Cu का ई नॉट वैल्यू 0.34 वोल्ट है, मिला कि नहीं? एंड Cu+ से Cu का ई नॉट वैल्यू 0.52 था ना, 0.52 वोल्ट है। तो पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो पहले रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलो अगला देखो। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये भी लिखे अपन कि n-2 से चालू करेंगे, n-2 F1 से लेकर के 14, n-1 का D 0 से लेकर के 1 तो होके आया ही था पर बीच बीच में वो घूमने जाएगा आगे, है ना। एंड n का f पूरा भरा रहेगा। यहां खत्म नहीं हुआ हमारा, क्या लिखना पड़ेगा? और वेयर n इज इक्वल्स टू 6 7, पूरा f ब्लॉक बोल दिया है ना, तो आप सिर्फ लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड पकड़ोगे, दोनों को लोगे एक साथ। वेयर n कैन बी 6 और 7। आप 6 लोगे तो क्या मिलेगा आपको? लैंथेनॉइड्स। आप 7 लोगे तो क्या मिलेगा आपको? एक्टिनॉइड। समझ में आया क्या कर रहे हैं अपन? ठीक है, तो दिस इज द जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपने उस दिन भी किया, तो जल्दी बताओ इसका आंसर। प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशंस एंड व्हाई। Sc3+ उस दिन भी देखे थे ना, कलरलेस था, और रीजन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो 3D 0 है, वो क्या है? 3D। और बाकी दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, अरे अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है, डी खाली है। Zn2+ में क्या होगा? वो तो 3D10 है ना, तभी तो वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है ना। तो ये दोनों ही क्या होंगे हमारे? कलरलेस। नॉन कलरलेस कौन बोला? तू बोलोगे? नॉन कलरलेस, नॉन कलर्ड बोल दे या कलरलेस बोल दे। नॉन कलरलेस मतलब क्या है? ठीक है, हो गया। वाई का रीजन, ये रीजन लिखना है ना। ठीक है, ये हमने लिखा है पूरा नोट्स। हाउ कैन यू ऑब्टेन पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम सोडियम क्रोमेट? ये एक्चुअली सिर्फ एक स्टेप पूछा है आपसे, अपने तो 3 स्टेप लिखे हैं क्योंकि चालू तो अपन और से करते हैं ना। सोडियम क्रोमेट उसका और थोड़ी ना है, और का नाम क्या है जल्दी तो बताओ मुझे। क्रोमाइट और था क्या? एक बार जल्दी देखो तो, है ना। अपन 3 स्टेप लिखे हैं, मिला क्या किसी को? यहाँ मिलना बहुत बड़ी बात है, मतलब अपने नोट्स में अपना चीज ढूंढना। क्रोमाइट से चालू किए थे, पहले क्रोमाइट को कन्वर्ट किए थे किसमें? सोडियम क्रोमेट में। सबसे पहले सोडियम क्रोमेट बनाए थे ना। तो आपको एक्चुअली स्टेप 2 एंड स्टेप 3 लिखना है बस। अरे मिला कि नहीं? स्टेप 1 में हमने क्रोमाइट को सोडियम क्रोमेट बनाया था, स्टेप 2 में सोडियम क्रोमेट को, क्या नहीं, सोडियम क्रोमेट को सोडियम
डाइक्रोमेट में कन्वर्ट किया था और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके पोटेशियम आ गया था। तो आपको स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 लिखना है बस इसमें, ठीक है। और लास्ट देखो, why do transition metals and their compounds show catalytic activities? तो अपन ने सब प्रॉपर्टीज दिखी है अलग अलग कि कैटलिस्ट होने का रीजन अपन 3 तरीके से दे सकते हैं। एक था हमारा हाँ हाँ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण वो किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना, और यही रीजन है कि वो क्यों कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि दे आर गुड एब्जॉर्बेंट, वो एब्जॉर्प्शन थ्योरी से भी अपन कैटलिस्ट को प्रूव कर सकते हैं। अपन 3 तरीके से लिखे हैं कैटलिस्ट को प्रूव करने का। अब इसी की जगह कैटलिटिक एक्टिविटी की जगह एलॉय फॉर्मेशन आ सकता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड इन एलॉय फॉर्मेशन। इसी की जगह कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आ सकता है। सारे के रीजन लिखे हैं अपन ने कि क्यों ये लोग ऐसे होते हैं। इनकी जगह इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आ सकते हैं कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं क्योंकि साइज बड़ा है, बीच में वॉइड्स होंगे, छोटे छोटे एटम्स आकर के उन वॉइड्स में स्पेसेस में जगह ले सकते हैं, ठीक है। हो जाएगा ये कहां मिलेगा आपको, जल्दी बताओ। When MnO2 is fused with KOH in air, it gives KMNO की प्रिपरेशन में चले जाओ, KMNO4 का प्रिपरेशन। मिला? क्या हो गया? मिला कि नहीं? स्टेप 1 में है क्या बनता है, पोटेशियम मैंगनेट। क्या बनता है, पोटेशियम। अपन बहुत सारे तरीके लिखे थे ना कि KOH की जगह अपन और कुछ पोटेशियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, लिखे थे। और ऑक्सीजन की जगह भी हम, जैसे यहाँ पे तो एयर से फ्यूज कर रहा है, उसकी जगह अपन ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी लिए थे। तो 4 रिएक्शन लिखे थे क्या? 4 में कोई भी एक रिएक्शन से हम प्रोसीड कर सकते हैं आगे, बट चारों में हो क्या रहा है हमें पता होना चाहिए। चारों में बन तो यही रहा है ना, हर में कॉमन प्रोडक्ट तो यही था ना। बस आपके ऊपर है कि आपने KOH की जगह कुछ और लिया है, एयर की जगह कुछ और लिया है। ये भी कॉमन है सब में क्योंकि यही तो और था हमारा, है ना, KMNO4 बनाने के लिए ये और था। और ये दोनों रिएजेंट चेंज कर सकते हैं हम, हमारे पास ऑप्शंस हैं KOH की जगह कुछ और लेने के भी और एयर की जगह भी कुछ और लेने के ऑप्शंस है, बट प्रोडक्ट हमेशा क्या बन रहा है, यही। तो चारों में कोई भी एक रिएक्शन हम लिख सकते हैं अगर प्रिपरेशन का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। आगे बढ़े। व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वाई? ये तो पढ़ा हमने ना, इसका रीजन लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन लिख लो। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनॉइड। वो बस पुअर शील्डिंग कारण है कि 4F भी पुअर शील्डिंग कर रहा है 5F पर, किसकी ज्यादा पुअर हो रही है उसके हिसाब से इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर इसका आंसर लिख लेते हैं। हो गया क्या? लिख लो इसका आंसर। because the 5s electron of because the 5s electrons in actinoids because the 5s electron in actinoids have
a poorer shielding effect, have a poorer shielding effect, have a poorer shielding effect compared to the 4f electrons of lanthanoid. 5f electrons of actinoids have a poorer shielding effect than the 4f electrons of lanthanoids. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. reason. Why do transition metals have high enthalpy of atomization? Unpaired electron. And which element of 3D series has the lowest? क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा Zn और इसका आंसर हो जाएगा आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. केस बेस्ड है उसी पेपर का. तो बिना पढ़े भी इसका आंसर दे सकते हो, है ना. बस हो सकता है वो ई नॉट की वैल्यू का कहीं आपको शायद यूज पड़े, अदरवाइज आप इनके आंसर दे सकते हो बिना उसको पढ़े भी. पहला क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा कि वाई कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट. ऑन व्हाट बेसिस अपन ऐसा बोल रहे हैं. तो वही डी कंप्लीटली फिल्ड है उसका हर बार. इवन इन द एटॉमिक स्टेट जिंक का डी पूरा फुल है, उसके आयनिक स्टेट में भी डी उसका पूरा फुल है. जबकि कॉपर के पास कोई एक आयनिक स्टेट में तो उसका डी का भले एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह होगा बट इट इज पार्टली फिल्ड. बट जिंक अपने एटॉमिक स्टेट में और अपने आयनिक स्टेट में उसका डी पूरा क्या है, फुलफिल्ड है. अपन यहाँ पे एक लाइन ये लिख सकते हैं पहले कि ट्रांजिशन मेटल्स वो होते हैं जिनका डी पार्टली फिल्ड होना चाहिए. जिंक या जिंक का कोई भी आयन के पास पार्टली फिल्ड डी सबशेल नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है, नेक्स्ट देखो. व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स? हाँ, नहीं 3D एंड 4s है ना. मतलब उसका आप ये बोल सकते हो कि आखिरी शेल और पेनाल्टीमेट शेल के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है. यही रीजन था कि लैंथेनॉइड क्यों नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा था. तो सिर्फ एस का इलेक्ट्रॉन बाहर आ पा रहा था, डीएफ के इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर नहीं आ पा रहे थे बिकॉज ऑफ लार्जर एनर्जी गैप. ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये एनर्जी गैप कम है इसलिए ये ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ये वह प्रॉपर्टी खोलो तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टी आफ्टर KMnO4 पढ़े थे अपन. K2Cr2O7 KMnO4 पढ़े थे. उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी पढ़े थे. कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद मिल रहा है कि नहीं. वहां पे लिखा होगा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में रीजन कि व्हाई दे हैव वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है,
मतलब आप ये भी लिख सकते हो ना कि इसका एन डी, सॉरी इसका एन एच एंड एन माइनस वन का डी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इन बॉन्डिंग, हाँ इन बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्डिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिल गया ना ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसा कुछ लिखा हुआ। हाँ, वाई डू ई नॉट वैल्यूज जो वहां पर दिख रही है आपको, शो इरेगुलर ट्रेंड फ्रॉम वेनेडियम टू जिंक। उसका ट्रेंड इरेगुलर क्यों है, मतलब यहाँ पर वो -1.8 है, यहाँ चलो ये पीक दिख रहा था पर ये फिर से बढ़ गया है ना, फिर ये कम हो रहा था, फिर अचानक से फिर से यहाँ बढ़ गया, 28 से 25 हो गया, ये तो कम ही हो रहा था, यहाँ बढ़ गया है ना, फिर यहाँ वापस से डिक्रीज हो गया, मतलब ये पूरा ट्रेंड क्या इरेगुलर है। और उसका रीजन यही है कि उनके IE1 और IE2 की वैल्यूज में भी क्या है, इरेगुलरिटी है। और हमारी ई नॉट वैल्यूज तो इस पे डिपेंड करती है ना, तो अगर ये इरेगुलर है तो उसके कारण जो वैल्यू आ रही है वो भी इरेगुलर ही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लो, क्वेश्चन लिख लो ये वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला लिख लो, वाई डू ई नॉट M2 प्लस M values show irregular trend from vanadium to zinc? हो गया, इसका आंसर लिख लो, बिकॉज ऑफ इरेगुलर वैल्यूज ऑफ, बिकॉज ऑफ इरेगुलर वैल्यूज ऑफ, बिकॉज ऑफ इरेगुलर वैल्यूज ऑफ del IH1 plus del IH2, because of irregular values of del IH1 and del IH2 and sublimation enthalpy, and sublimation enthalpy वो इरेगुलर है, इसलिए ई नॉट भी इरेगुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लेंगे, हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब पी ब्लॉक समझ लो, पी ब्लॉक वाले भी कुछ एलिमेंट्स जो है वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो वेरिएबिलिटी है उसमें अंतर होता है। उसका रीजन मतलब उसका वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है, चेंज होना। जैसे कि हमें पता है कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से चेंज होकर के +7 तक जा रहा है, और एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि Mn2 प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो Mn3 प्लस बना, फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस, यानी कि एक एक का डिफरेंस है। बट ऐसा हमारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं होता है, वहां पर दो दो के डिफरेंस हो जाते हैं। जैसे कि कई का ऐसा होता है कि 2 के बाद अगला ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, जैसे प्लैटिनम का भी हम देखते हैं कि +2 है +4 है ना, स्टैनम का होता है 10 का +2 +4 है ना। बट जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें हमारा जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएबिलिटी होता है ये एक एक के डिफरेंस से ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, उसका भी आंसर लिख लेते हैं, हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या ये देखो, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ ना वापस, अभी तो था पिछले पेपर में भी, वही D3 वाला। हाँ, एटॉमिक नंबर अब दिया है, अच्छी बात है, पर इतनी याद हो गया ना आप लोग को, नहीं दिया होता तो भी पता होता। लिख लो उसका आंसर, इन ट्रांजिशन मेटल्स, इन ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय +1, इन ट्रांजिशन मेटल
ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय +1, whereas in non-transition element या metal element लिखना, whereas in non-transition element, whereas in non-transition element the oxidation state differ by +2. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ, नहीं वो इसका आंसर हो गया ना कि वाई दे शो वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अपन को बस देखो यहाँ भी तो रीजन वही है ना कि कोई भी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इसका मतलब यही है कि आउटर के बाद इनर वाले भी बाहर आ रहे हैं। तो उसका रीजन तो वही है दोनों के लिए कि एनर्जी गैप कम है, बट यहाँ पे हमें बताना है कि वो +1 और +2 का गैप है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखना। ये तो ठीक है ना, सी का फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला देख लो। फर्स्ट वाले में कोई डाउट तो नहीं है ना, अपन 2 बार देख चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। कंप्लीट दी फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन। ये देखो हमने ये वाला इक्वेशन लिखा है क्या कॉपी में? देखो ये आयोडाइड है, वहां भी आयोडाइड था, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फर्क है। वहां पे K2Cr2O7 था, यहाँ पे KMnO4 है, दैट टू इन न्यूट्रल मीडियम। देखो क्या बनाए थे इसमें, MnO2 तो बनेगा, हाँ। आयोडेट अगर कुछ बनाए थे क्या? IO3 1 नेगेटिव प्लस H2O नहीं होगा, H2O तो इधर ही है, तो उधर क्या होगा? OH होगा उधर, राइट साइड में। मतलब कि यहाँ पे होगा आपका MnO2, देखना मैच करना, प्लस आयोडेट आयन प्लस OH नेगेटिव, बैलेंसिंग करने के लिए। बैलेंस है, ये ठीक है क्या? MnO2 Mn बैलेंस है, ऑक्सीजन 8 9, 4 5 6 7 8 9 2, हाँ ठीक तो है बैलेंस। ये नहीं लिखने का इक्वेशन, नहीं नहीं, तो वो आप बेसिक मीडियम का देख रहे होगे, न्यूट्रल मीडियम का देखो ना। हमने KMnO4 को तीनों मीडियम में लिखा है। कॉपी कहाँ है तेरी? नहीं मिल रहा है तो लिख लो ये वाला, है कि नहीं कॉपी में? अच्छा, देखो मिला, सेम है ना? तो बोलना भाई, इतने से बोल क्यों नहीं रहा है? ये है ये। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हमने एग्जैक्टली ये वाला नहीं लिखे हैं, इसको नोट कर लो, है ना? कंप्लीट दी आयनिक इक्वेशन, नोट कर लो उसको, पर एक आयोडेट वाला लिखे जरूर है। हो गया, आगे बढ़े। देखना कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। ये हो गया आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया ये 2 6 1 7, 7 मार्क्स का है। इसके पहले ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर का था,
तो एक इसमें असर्शन रीजन था और एक इसमें एमसीक्यू था, तो 7 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है ना। ठीक। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एससी, है ना। इसका तो पता है, 2 से 7 तक, 1 and 2, 2 and 3, फिर 3+, है ना। चलो उसको करो तो कन्वर्ट करो, कॉपी में करो, ये नहीं बताऊंगा मैं। भले पीछे से देख लो, चलेगा मेरे को, बट एटलीस्ट। हुआ? कौन सा हुआ? नीचे वाला क्या, फेरस को क्या कर दिए? फेरस को कन्वर्ट करेंगे किसमें? फेरिक में। यहाँ भी 6 तो यहाँ भी 6 लगाएंगे, है ना। और ये हो जाएगा आपका 2Cr3+ एंड 7H2। ठीक है। ये तो मिल भी गया होगा ना आपको कॉपी में भी। फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट किए थे। और ऊपर वाला क्या है आपका, सल्फाइड। सल्फाइड को कन्वर्ट करेंगे सल्फेट में, तो सल्फेट विल बी SO4 का 2 नेगेटिव। फिर ये हो जाएगा आपका Mn2+ एंड। ठीक है। कंप्लीट कर लो उसको। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन। मतलब K2Cr2O7 KMnO4 में से एक क्वेश्चन। ठीक है। चलो उसको पढ़ो तो। एक एक करके पढ़ो भी सारे क्वेश्चन, ये बन जाएंगे सारे क्वेश्चन, अपन पढ़े हैं अभी टाइप के क्वेश्चन।
व्हाट इज द कॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द एटॉमिक साइज ऑफ लैंथनॉट, ये भी ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना है ना। डिफाइन लैंथनॉट कॉन्ट्रैक्शन, हाउ डज इट अफेक्ट द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। मतलब किसकी बात कर रहा है ये? 4D एंड 3D तो फर्स्ट है, फर्स्ट तो लिखा ही नहीं है ना। सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 4D एंड 5D। नीचे आते समय साइज बढ़ना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ लैंथनॉट कॉन्ट्रैक्शन साइज या तो सिमिलर है या तो छोटा हो गया है। ये हमारा सेकेंड कॉन्सिक्वेंस था। पहला कॉन्सिक्वेंस तो सेपरेशन वाला था, और सेकेंड कॉन्सिक्वेंस यही लिखे थे, और थर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या लिखे थे? हाँ, नहीं, सेपरेशन तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ना। सेकेंड पॉइंट था इनका साइज में डिफरेंस नहीं होना। थर्ड हमने वो बेसिक हाइड्रोक्साइड के बारे में लिखा था कि लैंथनम ऐसे बनाते हैं ना, LaOH थ्राइस से जाते जाते LuOH। अरे इनके हाइड्रोक्साइड्स ऐसे ही बनेंगे। तो हमने देखा था कि जैसे जैसे अपन बढ़ रहे हैं तो इनका बेसिक नेचर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। OH पास आते जाएगा, साइज छोटा हो रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। फैजन रूल के हिसाब से देखा था ना हमने कि कैटायन का साइज छोटा होते जा रहा है तो आयनिक बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बड़ा मतलब वो अट्रैक्ट करेगा OH को, यानी कि जल्दी छोड़ेगा नहीं, और जल्दी छोड़ेगा नहीं तो बेसिक नेचर डिक्रीज होता जाएगा। देखिए बेसिक नेचर अपन तब बोलेंगे जब OH नेगेटिव पानी में आया है। पानी में तो ये आने नहीं देना ना, बिकॉज बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई है कैटायन छोटा होने के कारण। ठीक है, ये थर्ड कॉन्सिक्वेंस था। नेक्स्ट देखो, इसी का और वाला क्वेश्चन। इन एक्वस मीडियम विच इज अ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, ये भी अपन ने शायद लिखा है कॉपी में। Cr2+ और Fe2+ में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? अभी इसके पहले तक अपन कंपेयर करेंगे Cr2+ और Mn3+ को, जिसके दो क्वेश्चन आ गए अभी तक। अरे ये वाला याद आया कि नहीं, क्या बोल रहा हूँ? ये वाला Cr2 इज स्ट्रॉन्गली रेड्यूसिंग देन Mn3+। अभी तक अपन इन दोनों कंपेयर कर रहे थे। अभी इसमें भी क्या होने वाला है, आप दोनों का कॉन्फ़िगरेशन करके देखो कि Cr2+ से अगर Cr3+ बन रहा है, इसका मतलब ये D3 हुआ है, और Fe2+ से अगर Fe3+ हो रहा है तो ये D5 हो रहा है। और किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में ना D3 इज मोर स्टेबल देन D5। ठीक है, क्या हो गया? तो इसका लिख लो इसका क्वेश्चन। ये किया क्या अपन ने, कॉपी में लिखा है क्या वाला? लिखे हुए तो उसी दिन किए होंगे हमने, रेड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग वाला, वरना लिख लो इसको। लिख लो लास्ट वाला, बस आंसर लिख लो। इन एक्वस मीडियम विच इज अ स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट Cr2+ एंड Fe2+। लिखे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। हम्म, हाँ हाँ, ई नॉट वैल्यू से ही बता सकते हैं, और या फिर ये वाला भी ठीक है। तो ये रीजन लिख लेते हैं अभी अपन। लिख लो क्वेश्चन तो लिख लो।
लिख लो उसका रीजन। हो गया क्या क्वेश्चन? पहले तो वही लिखे ना कि Cr2+ इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+। फिर रीजन लिखेंगे नीचे, Cr2+ is stronger reducing agent than Fe2+। रीजन लिखे ना, in case of Cr2+ to Cr3+, D4 changes to D3, whereas in Fe2+ to Fe3+, D4 changes to D5। ऐसे करके लिख लो। और नीचे में लिखना, in aqueous solutions D3 is more stable than D5। D3 is more stable than D5। D3 is more stable than D5। देखो एक्सचेंज एनर्जी ना D5 में ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अगर एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी वहां पर। ठीक है, हाँ। कितने Fe2+ 52, अच्छा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा ना, सॉरी, हाँ सॉरी, 6 से 5 था। ठीक है, यहाँ भी तो 4 से 3 हुआ है ना, हाँ कमी होना चाहिए ना ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना चाहिए, बट इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए, क्योंकि लूज हो रहा है ना। मोर स्टेबल देन D5। ठीक है, तो नेक्स्ट पेपर में आते हैं। फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज गिवन बिलो, विच एलिमेंट शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? तो मैंगनीज है, इजी। ऑप्शन बहुत इजी सी दे दिए है ना, इसमें भी टाइम लग रहा है ये ना, क्योंकि उसी में तो बस D1 से 10 दिया है, बाकी सब में तो सीधा पहले से 10 लिख दिया है, 0 लिख दिया है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। वो तो इंक्रीज होता है ना डी ब्लॉक में, तो यही ऑप्शन है ना। पहला हो गया, दूसरा भी, तीसरा, बताओ तो रीजन, चलो। ठीक है, और तो क्रोमियम का क्यों लोअर है? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D5 4s1, यही है ना। तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर लेगा तो वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ने वाला है, इसलिए उसकी पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। जबकि ये आपका पूरा फुलफिल्ड है ना, 3D10 4s2। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही डिस्टर्ब करनी है। ठीक है, ठीक है ना। फिर अगेन वो गुड कैटलिस्ट वाला फिर से आ गया, कलर्ड वाला भी लिखा है हमने, D2D ट्रांजिशन बताना है ना। क्या बोला? हाँ, D2D ट्रांजिशन। अगला वाला देखो तो, हालांकि इसमें 5 ही अटेम्प्ट करने थे, पर अभी तो पूरे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप पहले दोनों का वो लिख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट Mn में, है ना। कलर उसके कारण ही है ना, Mn के कारण, हमारा वही तो ट्रांजिशन एलिमेंट है पूरे कंपाउंड में। तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद दोनों का क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। चेक करो कितने आ रहा है। तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा,
या हो सकता है किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं रहे होंगे तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। हाँ हाँ, दोनों का निकालो ना, वही तो बोल रहा हूँ। पढ़े के। हाँ हाँ, ये तो अपन ने लिखा भी है ना कि KMnO4 और K2Cr2O7 कलर्ड क्यों, सॉरी कलर्ड क्यों है, उसका रीजन भी अलग था ना। बिकॉज वहां डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, वहां तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ये तो D0 है और ये D1 होगा ना ये। हाँ ठीक है, तो लिख लो उसका आंसर, ये तो लिख लो क्वेश्चन पहले। आउट ऑफ KMnO4 एंड K2MnO4 विच वन इज पैरामैग्नेटिक इन वाई। तो लिख लेना आंसर K2MnO4 because it has one unpaired electron in it, because it has one unpaired electron। करके देखे ना आप लोग, वन ही आ रहा ना। क्या स्टेट में है वो आयनन? वो प्लस, हाँ वो +7 में है, ये +6। ठीक हो गया। अगला, इस टाइप के क्वेश्चन अभी अपन किए, बस फर्क इतना है कि इस क्वेश्चन में कोई रिएक्टेंट है ही नहीं जिसको ऑक्सीडाइज करना है। वो तो एजेंट है पहला वाला, दूसरा उसका मीडियम है एसिडिक, और तीसरा तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो खुद तो रेड्यूस होता है ना। अगर वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रेड्यूस होगा कि नहीं होगा। तो ये सिर्फ आधा ही रिएक्शन है, सुन रहे हैं क्या? देखो हम दोनों रिएक्शन को ऐड करते तब हमारा ओवरऑल रिएक्शन आता है। ये आधा ही लिखा हुआ है, तो उसका आधा क्या करोगे? यहाँ दो क्रोमियम है तो ये रेड्यूस होके क्या बनता था हर बार? 2Cr, हाँ +3। और वो दो चीज और बनाते थे। अब जब रिएक्टेंट है नहीं तो उसका प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, वो छोड़ देना, और पानी लेते थे कितना? 7H2, बस खत्म। कितना ही रहेगा रिएक्शन। अदरवाइज अभी अपन ने क्या किया था यहाँ पे? 3, सॉरी 3 नहीं, 6I- था, तो यहाँ पे अपन ने एक चीज और क्या जोड़ दी थी? 3I2। तो ये चीज यहाँ नहीं है तो इन दोनों को छोड़ देना। ठीक है। मतलब जिसमें भी दो एक एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें वो 5 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है आपके डी से, है ना। और जिसमें एक MCQ और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें 2 नंबर वाले में चॉइस आ रही है ना। ये पैटर्न इसका कॉमन हो गया मतलब। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पेपर। ट्रांजिशन मेटल्स आर नोन टू मेक इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स मेक द ट्रांजिशन मेटल मोर हार्ड। लिखा हमने प्रॉपर्टी में, उसमें ढूंढो एक बार जल्दी। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड में जाना, हमने वहां लिखा होगा, पहले डेफिनेशन मिलेगी, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स करके लिखे होंगे एक हेडिंग। मिल रहा है कि नहीं, जल्दी देखो। चला, ये तो रिपीट हो गया ना। तो वहां पर अलग था ना असर्शन, क्या था असर्शन वहां का? नहीं, असर्शन अलग था, रीजन तो सेम था। असर्शन ये था कि जिंक, सॉरी जिरकोनियम और हैफनियम को सेपरेट नहीं कर सकते। नहीं, है ना। सेपरेशन इज डिफिकल्ट, रीजन तो दोनों का सेम है ना, लैंथरल कॉन्ट्रैक्शन। वो ऑप्शन ए, लास्ट देख लो।
C3+ मतलब क्या है? सीरियम मैंने उस दिन भी अपन डिस्कस किया, सीरियम क्या था? नहीं नहीं, पहला मेंबर किसका? लैंथेनॉइड का 58। 58 ही था ना, 58 to 71 होता है ना। तो 58 में ऑलरेडी उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तब बना है वो C3+, है ना? आपके क्या बोल रहा है वो? C3 को 4 में ले जाना आसान क्यों है? क्योंकि C3+ में ऑलरेडी उसके पास 55 इलेक्ट्रॉन यानी 55 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक और लूज करके 4+ बनेगा तो वो क्या बनने वाला है? ये क्या है? ये कौन सी? जेनॉन। जेनॉन। रेडॉन आपका 86 है, उसको मारना बाहर जा करके। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, सीधी सी बात। ठीक है, नेक्स्ट देखो, E0Mn2+ से Mn इज -1.18 वोल्ट। Why is this value highly negative in comparison to neighboring d block element? इसका भी पॉइंट हमने लिखा है, एक बार देखो तो प्रॉपर्टी E0 वाली प्रॉपर्टीज देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की प्रॉपर्टी। Mn का एक पॉइंट लिखा है, मुझे ऐसा याद आ रहा है, Mn2+ से Mn वाला। मिला? वैल्यू तो लिखे अपन, है ना? उसका पॉइंट लिखे हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये हाँ, बोलो। हाँ, D5 के थे, देखो ना, -1.18 मतलब हाईली नेगेटिव का मतलब क्या है? वो रेड्यूस होना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है? नहीं चाह रहा है। कि पॉजिटिव वैल्यू होती तो आप बोलते कि हाँ वो रेड्यूस होना चाह रहा है, मतलब वो Mn2 पॉजिटिव में रहना चाहता है, वो Mn नहीं बनना चाह रहा है। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ उसको एडवांटेज मिल रहा होगा, बिकॉज ये क्या होती है हमारी कॉन्फ़िगरेशन? D5। ठीक है, इसलिए वो जल्दी रेड्यूस नहीं होना चाह रहा है, इसलिए उसकी हाईली नेगेटिव है। और जो रेड्यूस होना चाहेगा उसकी हाईली पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लो। नहीं लिखे अगर कॉपी में तो नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन लिखो पहले। E0Mn2+ से Mn, जल्दी करो। E0Mn2+ से Mn is -1.18 वोल्ट। Why is this value highly negative in comparison to neighboring d block element? रीजन भी लिख लेना, बिकॉज ऑफ स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन। Mn2 पॉजिटिव का स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन है, इसके कारण उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाईली नेगेटिव है। हो गया? बढ़े आगे। क्या? क्या हाईली नेगेटिव? बस D5 है इसलिए तो हाईली नेगेटिव है, मतलब वो हाईली नेगेटिव का रीजन है कि वो रिड्यूस नहीं होना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हो जाएगा ना, विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? ये तो अपन पीछे पढ़े भी थे, जिंक था इसका आंसर। उसका रीजन भी आपको पता है, बिकॉज ऑफ 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अगला देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम क्रोमेट इज एसिडिफाइड? हाँ, डाई, क्योंकि अपन ने इसका रीजन ना पोटेशियम के लिए लिखा है, एक बार ढूंढ लो ना जल्दी से, इसकी प्रॉपर्टी में आपको मिलेगा।
KMNO4 सॉरी K2Cr2O7 वाले में जाना, उसकी प्रॉपर्टी में देखना कि अगर उसको अपन बेस से रिएक्ट कराएंगे तो वो क्रोमेट बन जाएगा, और क्रोमेट को वापस से एसिडिफाई करेंगे तो वो डाइक्रोमेट बन जाएगा। रिवर्स रिएक्शन है दोनों का, बट ये कि एक में हमें एसिड लेना पड़ेगा, दूसरे में बेस लेना पड़ेगा। दिखा, वो दोनों रिएक्शन दिख गए ना, पर वो हमने पोटेशियम के साथ लिखे होंगे, बट द सेम हैपेंस विद सोडियम। क्रोमेट तो क्रोमेट है ना, वो पोटेशियम के साथ हो या वो सोडियम के साथ हो, वो बिहेव सेम करेगा। सुन रहे हैं क्या? तो क्रोमेट एसिडिफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट को बेस से रिएक्ट कराओगे तो वो क्रोमेट। ये हो जाएगा। दे आर सॉफ्ट मेटल, ये है ही नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना, दे आर सॉफ्ट मेटल, क्योंकि अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा पिक्चर में। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी आ सकती है, दे हैव लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दे हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये सब रीजन हो जाएंगे इनके, ठीक है। ये मत लिखना कि दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब वो तो एक इजी वे आउट हो गया ना कि आपने लिख दिया बस। तो इससे तो ये हो जाएगा कि वो कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं शो करते, दे डोंट हैव कलर, ठीक है। तो ऐसा नहीं लिखना कि सिर्फ दे आर, क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट आप हर में लिख सकते हो रीजन, बट इसका स्पेसिफिक रीजन क्या होगा? सॉफ्ट मेटल होने का कारण है कि उनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम है, या उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वाइस पर मैग्नेट टाइट्रेशन, पर मैग्नेट मतलब MnO4 है ना, MnO4 1 नेगेटिव, KMnO4 नॉट कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। टाइट्रेशन पढ़े आप लोग? टाइट्रेशन जहां पे अपन एसिड और बेस का वो टेस्ट करते हैं ना कि कब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया है। एक एक हम वो भी डालते हैं, इंडिकेटर, इंडिकेटर डालते हैं, और जहां कलर चेंज होता है वहां हम टाइट्रेशन स्टॉप कर देते हैं। ब्यूरेट को कभी किया क्या लैब में? ब्यूरेट बंद कर देते हैं ताकि टाइट्रेशन वहीं रुक जाए, और वैल्यू नोट करते हैं कि कितना ml एसिड लगा टू न्यूट्रलाइज दी नोन अमाउंट ऑफ बेस। ये टाइट्रेशन करने का हमारा मोटिव होता है। अब यहाँ पे अपन KMnO4 टाइट्रेशन एक्सेल का क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि KMnO4 या MnO4 नेगेटिव आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो आपके HCl यानी कि क्लोराइड को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे आयोडाइड को आयोडीन में करता है ना, वैसे ब्रोमाइड ब्रोमीन में होगा, क्लोराइड क्लोरीन में होगा, ठीक है। तो उसका रीजन क्वेश्चन लिख करके, वाई परमानेंट पर मैग्नेट टाइट्रेशन नॉट कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जल्दी इसका रीजन लिखो। लिख लिए क्वेश्चन। हाँ लिखो इसका आंसर। बिकॉज HCl is oxidized to Cl2 in presence of KMnO4, because HCl is oxidized to Cl2, फिर वो एसिड रहा ही नहीं ना, because HCl is oxidized to Cl2 in the presence of KMnO4। और लास्ट क्वेश्चन भी देख लो, इसका भी आंसर लिख लेते हैं। द लोअर ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर बेसिक, वैसे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं ना, बट वी नो दैट सम ऑक्साइड्स आर एसिडिक, और कुछ हमारे एम्फोट्रिक होते हैं। एम्फोट्रिक मतलब हाँ, जो ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों बिहेवियर शो करते हैं, है ना। क्वेश्चन लिख लो, फिर इसका भी रीजन लिख लेते हैं। द लोअर ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर बेसिक। लोअर मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम वाले, हर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है ना, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बेसिक है, वेयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आइदर एसिडिक और एम्फोट्रिक। रीजन लिख लेते हैं इसका। लिखेगा रीजन। लोअर ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर आयनिक, लोअर ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर आयनिक, lower oxides of transition metals are ionic,
and ionic character decreases, and ionic character decreases, ब्रैकेट में लिख लो, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, और कोवेलेंट कैरेक्टर increases, ionic character decreases or covalent character increases with increase in oxidation state, with increase in oxidation state, with increase in oxidation state. देखो यहां भी पैजेंट रूल आएगा, जैसे हमने अभी लैंथेनम टू ल्यूटेशियम, ध्यान देना इधर, यहां तो साइज डिक्रीज हो रहा था, इसलिए देवर मोर कोवेलेंट देन दीज, ये शुरू वाले आयनिक थे, धीरे धीरे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा था, जिसके कारण उसका बेसिक नेचर कम हो रहा था, राइट। सेम रीजन यहां भी दे रहे हैं, बस यहां पे साइज कम होने के कारण बेस आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा था। दूसरा रीजन कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने का क्या होता है, आयन का चार्ज। अब आपको पता है अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं, यानी कि चार्ज ज्यादा होते जा रहा है, Mn पहले +2 था, +3 हुआ, +4 हुआ, +5, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इट विल नॉट बी इजी टू लूज दी ऑक्साइड, तो वो आयनिक मतलब बेसिक ना रहकर के क्या बनते जाएगा, वो आइदर एम्फोट्रिक या फिर एसिडिक। ठीक है, तो ये इसका रीजन, बस दोनों में अंतर ये अपन ने मतलब दोनों पैजन रूल वापस से रिवाइज कर लिए कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है बिकॉज ऑफ साइज डिक्रीजेस कैटायन का, और दूसरा रीजन कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने का है चार्ज इंक्रीजेस। साइज डिक्रीजेस तो न्यूक्लियस पास रहेगा इलेक्ट्रॉन के, तो न्यूक्लियस खींचेगा, और अगर दोनों का साइज सेम है, समझ लीजिए जैसे मैंने आपको उस दिन Na और Mg का एग्जांपल दिया था कि Na के ऊपर +1 होता है, Mg के ऊपर +2 होता है, तो दैट विल बी मोर कोवेलेंट, दे विल बी हैविंग मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, कौन के पास, Mg2+ के पास। साइज में ज्यादा फर्क नहीं है Na और Mg के, बट चार्ज में Mg2+ है और Na1+ है, तो 2+ वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इट विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन NaCl। NaCl और MgCl2 में MgCl2 के पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, भले दोनों आयनिक कंपाउंड है। तो यही तो था ना पैजन रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड। और हम पहले पढ़ चुके हैं आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, चलिए दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास से अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चालू करेंगे।